यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion A एंड अदर इज रीजन। assertion दे रहा है कि the in equations delta G is equal to minus NF E cell and the value of delta G depends on N। बिल्कुल सही बात बोला कि डेल्टा G जो होता है माइनस NF E cell होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो चेंज करती है उसी के अकॉर्डिंगली डेल्टा G की वैल्यू चेंज कर जाती है, ठीक है। अब इसका रीजन दे रहा है कि E cell is an intensive property and delta G is an extensive property। टोटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ई सेल को इंटेंसिव होने का अगर रीजन देखें तो डेल्टा जी अपॉन माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शंस को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एन भी टू टाइम्स होगा और डेल्टा जी भी 2 टाइम्स होगा, है ना। तो अगर ये दोनों सेम रेशियोज में चेंज करेंगे इसलिए ई सेल की वैल्यू चेंज नहीं करती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 देखते हैं कि assertion दिया हुआ है कि रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल किसी भी एक रिएक्शन का जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है। देखिए बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस के केसेस में, है ना। वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करके तुरंत इथेन बना सकता है ना। ऐसे केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या assertion सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीजन पढ़ता है। रीजन है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy becomes equal to the threshold value is called activation energy। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर हम लोग इधर देखें, इधर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस को देखते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है ना। एक्सोथर्मिक केसेस ले लिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। तो इस तरह का केसेस होगा तो ये टोटल एनर्जी जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और ये जितना एनर्जी है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पॉइंट जो आर डिनोट कर रहा है यहाँ पे, आर क्या डिनोट कर रहा है? बेसिकली आर डिनोट कर रहा है कि एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उससे कितना ज्यादा एनर्जी है ताकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को क्या बोल रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल रीजन भी सही है, assertion भी सही है, लेकिन इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस केस में सेकंड, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63। एक एग्जांपल है which one is an example of heterogeneous catalysis। तो अब यहाँ पे दे रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके किस पे जा रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बना रहा है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ NO, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ NO, और सभी गैसेज है, सेम है, तो ये होमोजीनियस हो गया। सभी गैसेज हैं तो ये होमोजीनियस हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर कैटलाइज्ड बाय H+ आयंस, ठीक है। सुगर का हाइड्रोलिसिस C12H22O11, हाइड्रोलिसिस इसका H+ के प्रेजेंस में, ठीक है। तो C6H12O6 और प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। सभी एक्वस है, एक्वस, इधर लिक्विड इधर भी लिक्विड, ठीक है। तो सभी एक्वस फॉर्म में है। तो सेम फेज जब होने लग गया, सभी सेम फेज में है, तो जब सेम फेज होने लग गया तो ये भी होमोजीनियस हो गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या हो जाएगा? ओजोन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में सभी गैसेज हैं, ये NO2 में चला जाता है और O2 में चला जाता है। ये सभी गैसियस फॉर्म के रिएक्शंस हो गए, है ना। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है
ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आयरन का स्टेट जो है वो सॉलिड है, और बाकी रेस्ट क्या है, गैसेस हैं। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया, इसलिए 63 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, एक सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है ये। A compound is formed by the two elements A and B, ठीक है। The elements B forms cubic closed packed structure। तो अगर B cubic closed बना रहा है, cubic closed क्या है बेसिकली, FCC है। तो अगर B FCC बना रहा है तो B के कितने एटम्स हो गए टोटल, 4, और A ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर हो जाएंगे 2 × 4, 8 हो जाएंगे टोटल। लेकिन अब बोल रहा है कि ए ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ए 8/3 और बी 4, ठीक है। तो अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया A2/3 और B1, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A2B3 हो गया, ठीक है। अगर A2B3 हो गया तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x + y इन द ऑप्शन, तो x + y की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 67 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चंस में पूछ रहा है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज, और रिएक्शंस दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 पे जा रहा है 1200 केल्विन पे, ओके। तो इसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, और कितना परसेंट प्योर है ये, 20% प्योर। तो एक्चुअल मास कितना होगा, एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 20% ऑफ 20 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 4 ग्राम आ गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 4/100। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो इसके 4/100 से इसका CO2 का कितना बनेगा, 4/100 मोल बनेगा। अब तुमसे मास पूछ रहा है, तो मास क्या कर दोगे, 4/100 × 44, so your answer will be 1.76 ग्राम। इजी क्वेश्चन ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 76 क्वेश्चन एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछ लिया एक सवाल, ठीक है। तो देखते हैं, बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। The mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। All the isotopes of a given element show same chemical properties, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है। खैर एनीवे, अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए हैं बी, सी और ई, जो कि फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल एक गैसेस स्टेट से पूछा गया और ग्राफ्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, इसमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन बाय ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे पी वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और तो एक बार बॉयल्स लॉ होता क्या है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब
PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और PV के बारे में PV के बीच में ग्राफ बनाना है तो ये जरूर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा, क्योंकि एक इस तरीके के ग्राफ को एक तरीके से हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। ठीक है, ओके। लेकिन अब इसी में ऑप्शंस को हिट करते हैं, तो ऐसे सवालों के लिए जनरली बोलता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, इधर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे अगर देखें, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर मैं इसको हिट कर रहा हूँ PV इज इक्वल टू NRT से। अगर इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है ये, R कांस्टेंट है ये। अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं देख रहा हूं तो कि P1 का प्रेशर ज्यादा है, ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा और ये P3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां से मेरे को निकल के आ रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। अगर प्रेशर ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। लेकिन जो कि ऑप्शन में ऐसा दे रखा है T3 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है P और 1/V के बीच का ग्राफ। तो देखते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तक तो हम लोग आ ही चुके हैं। तो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, एंड ऑब्वियसली ये y एक्सिस है एंड K इंटू 1/V इज नथिंग बट x। तो y इज इक्वल टू kx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऑब्वियसली ऐसे ही ग्राफ आएंगे। अगेन सेम लॉजिक जैसा हमने रिपीट किया कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, इसके बारे में एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस के भी अलोंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं PV इक्वल टू NRT लिख के, और यहाँ पे 1/V कांस्टेंट है। ऑब्वियसली 1/V अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। N कांस्टेंट है ये, R कांस्टेंट है ये। अब अगेन सेम लॉजिक, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखा जाए तो P3 ज्यादा है और यहाँ पे P2 है और यहाँ पे P1 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ऑब्वियसली कैसा हो गया, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, व्हिच इज अ करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी देख सकते थे हम लोग कि थर्ड में तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा। और फोर्थ में P और T टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बन सकता। तो बिल्कुल थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ है। The conductivity of a centimolar solution of KCl at 25 डिग्री सेल्सियस is 0.02। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब K की वैल्यू दी हुई है 0.0210, है ना। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, साइमन ओम इनवर्स साइमन ही होता है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। सेल कांस्टेंट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो सिंपली हमें K इज इक्वल टू G इंटू L/A, है ना। और K इज इक्वल टू G क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा 1/R इंटू L/A। ठीक है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है 0.0210 इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 दी हुई है और सेल कांस्टेंट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.021 इंटू 60, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, एक थर्मोडायनेमिक, अगला सवाल एक थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ है, और सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सिंपली फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे।
बेसिकली देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये रिलेशंस तो याद कराया ही था, बट ठीक है इसको देख लेते हैं। डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, या एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी और डेल्टा लगा दिया दोनों साइड, तो ऐसा आ गया। अब पीवी, अब इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो पीवी को हम लोग आइडियल गैस मानते हुए डेल्टा यू इज प्लस डेल्टा एनआरटी लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग पीवी की जो वैल्यू होता है, डेल्टा पीवी की वैल्यू जो होती है सॉलिड और लिक्विड के लिए, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से आर और टी तो कांस्टेंट होगा, आर और टी अगर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर निकल आएगा। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली वो, उसको हम लोग डेल्टा एनजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी हो जाता है। ठीक, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी हो जाएगा। तो 89 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 92 एक रेडॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक ये बैलेंसिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो एक बार बैलेंसिंग Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 प्लस H प्लस, ये जा रहा है Cr+3 पे और सल्फेट आयन पे और वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इस तरीके से अगर n फैक्टर देखा जाए, बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से बैलेंस करते हैं। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे क्रोमियम +3 पे है और सल्फेट आयन ऑलरेडी +6 पे सल्फर। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम और सल्फर के ही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर n फैक्टर निकाला जाए तो n फैक्टर +6 से +3, क्रोमियम का n फैक्टर निकाल लें, +6 से +3 कितने का चेंज, 3 का चेंज है और एटम है 2, तो n फैक्टर हो गया 6। और यहाँ पे यहीं पे सल्फर का देख लेते हैं कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना चेंज हो रहा है, +3 +4 से +6 कितने का चेंज, 2 का चेंज, और एटम है सल्फर के 1, तो यहाँ पे n फैक्टर आ गया 2। अब सिंपल रेशियो ले लेते हैं, सिंपल रेशियो लेंगे 3:1 का, और 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इधर, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 यहाँ पे कर दिया, तो क्रोमियम के 2 एटम हो गए, तो यहाँ पे 2Cr+3 हो गया। सल्फर के 3 एटम हो गए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो चार्ज से देख लेते हैं हम लोग। चार्ज राइट हैंड साइड पे कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे 2Cr+3 दिख रहा है, 2Cr+3 दिख रहा है, तो यहाँ पे +6 हो गया। और सल्फेट के यहाँ पे 3 सल्फेट आयन पे -2 का चार्ज और 3 सल्फेट आयन है, तो -6, मतलब नेट चार्ज राइट हैंड साइड पे 0 है, वाटर तो न्यूट्रल ही है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे SO3 -2 है, तो यहाँ पे -6 का चार्ज है। Cr2O7 के एक आयन है, तो यहाँ पे अगेन -2 का चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, -8 का। अब -8 का, तो जरूर यहाँ पे 0 करने के लिए हमें कितने H+ लगाने पड़ेंगे, 8। अगर 8 H+ आयन आएंगे तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे A की वैल्यू देखें अगर हम लोग, तो A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू हो गई 3, और अगर C की वैल्यू देखें तो C की वैल्यू हो गई 8। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 138, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 92 का फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछ रहा है कि अगला सवाल फिर सॉलिड स्टेट से है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। एफसीसी के देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ-कहाँ ऑकर करते हैं, तो एस सेंटर पे ऑकर करते हैं और बॉडी सेंटर पे ऑकर करते हैं। तो बॉडी सेंटर वाला तो पूरा अंदर ही हो जाता है, और एस सेंटर वाला कहाँ, एस सेंटर पे अगर कोई चीज है तो उसको पूरा कंप्लीटली, अगर कोई चीज मान लो कि एज पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, अगर कोई एज पे प्रेजेंट है तो उसको कंप्लीटली कवर करने के लिए हमको ऐसे 4 क्यूब लगेंगे। अगर 4 क्यूब लगेंगे तो उसका फ्रैक्शंस कितना होगा, 1/4 इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो 1 यूनिट सेल में कितना फ्रैक्शंस वो ऑक्यूपाइड होगा, 1/4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन, राइट। ठीक है, अगेन अ इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 एक अच्छा सवाल है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज, अगेन थर्मोडायनेमिक्स से सवाल है।
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शंस A प्लस B C और D में जा रहा है। ओके तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिए हुए हैं A B C D के, तो 2 3 10 और 6 कंसंट्रेशन दिए हुए हैं कहाँ पे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है तो क्या हम यहाँ पे K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल देंगे 10 into 6 डिवाइडेड बाई 2 into 3 ऑब्वियसली C का कंसंट्रेशन into D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A का कंसंट्रेशन into B का कंसंट्रेशन, तो ये आ गया 10 के बराबर। ठीक है यहाँ से कंसंट्रेशन आ गए। ओके तो अब क्या बोल रहा है रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। ठीक है अब बोल रहा है कि डेल्टा G नॉट कितना होगा। ठीक है तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू निकालने के लिए तो डेल्टा G नॉट एट इक्विलिब्रियम ये होता है -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, इसके बराबर होता है। अब डेल्टा G नॉट की वैल्यू पूछ रहा है तो सिंपली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया -2.303 R की वैल्यू। अब देखिए ऑप्शंस आपके सारे कैलोरी में दे रखे हैं। ठीक है और बोला भी है R की वैल्यू कितनी यूज करनी है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो R की वैल्यू हमने 2 लिया, टेम्परेचर ऑलरेडी आपको 300 दे रखा है और log K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट 10 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो log 10 की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे ये हो गया -2.303 into 600। If you multiply this, you will get your answer as third option. ठीक है -1381.80 calorie। ठीक है so your correct answer is third। ऑलराइट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। Pumice stone is an example of, ये एक सॉलिड सॉल है। ठीक है टोटली एक एनसीईआरटी बेस्ड एक टेबल से ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लिया है ये। ठीक है ओके थैंक यू।